नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हम देख चुके थे, अध्याय 12 तक के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर चुके थे, जिन्हें प्रश्न बैंक के अंदर शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 13, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसमें हम देखते हैं कि एक एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर के 6 नंबर के प्रश्न हमको परीक्षा में इससे पूछे जाने हैं। देखिए, अभी जो हमारी प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है वो भी हमें घर से ही जो है ओपन बुक एग्ज़ाम देनी है, तो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको जो है अगले वीडियो तक उपलब्ध हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर के अंदर, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका PDF भी हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसको शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो हम इसके बारे में जो बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो पेज आप फिगर्स देख रहे हैं, इससे सारे के सारे सूत्र हम जो है बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं इसकी सहायता से। साथ ही आपको जो है इस पेज का PDF भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, ताकि आप जो है प्रैक्टिस फार्मूला की अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके सूत्र जो हैं क्या क्या बनते हैं। चलिए, सबसे पहले इस प्रकार की जो आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति, 3 दिशाएं होती है इसके अंदर। अभी तक हम आयत और वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी तल में स्थित होती है, ठीक है। तो उनसे हम जो है द्विमीय आकृतियाँ जिसके अंदर 2 दिशा आती है, लेकिन यहाँ पर 3 दिशाएं हैं। एक जिसे हम बोल रहे हैं इसकी लंबाई, जिसे हम A से निरूपित करते हैं, चौड़ाई B हो गई, और ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर C हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार की जो आकृति को हम क्या कहते हैं, इसका नाम रहता है घनाभ। हम जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं वो भी जो है किस आकृति का है, घनाभ की आकृति का होता है, ठीक है। और घनाभ की जितनी भी फलकें होती हैं, सभी फलकें जो होगी वो कितनी होती हैं, आयताकार होती हैं। और फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती हैं, ठीक है। चारों दीवारें, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया, इस प्रकार से 6 सतहें होती हैं इस बॉक्स के अंदर, जिसे हम घनाभ कह रहे हैं। इसके अंदर शीर्ष की बात करें हम, तो शीर्ष जो हैं कुल मिलाकर के जो हैं 8 शीर्ष होते हैं। ये 4 शीर्ष, जहाँ पर शीर्ष किसे बोलते हैं हम, जहाँ पर कोई 3 दिशाएं आकर के मिल रही है, तो वो एक शीर्ष अपना जो है मिल जाएगा। जहाँ 3 कोरें मिल रही हैं उसे हम शीर्ष कहेंगे। तो इसमें शीर्षों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और कोरें अर्थात जहाँ पर 2 सतहें आपस में मिल रही है उसे हम जो है क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, कि यहाँ पर जो है एक मिल गई। इस तरीके से जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर 12 कोर इसमें अपने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें विकर्ण के बारे में। देखिए, 8 बिंदु हैं हमारे पास में, और 8 को जोड़ने के लिए अपने को जो विकर्ण मिलेंगे वो कितने विकर्ण मिलेंगे, इसके अंदर जो है 4 विकर्ण होंगे। और विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है इसका, ठीक है, वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, √a² + b² + c², ठीक है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये एक सतह हुई हमारी, इसकी एक फलक हुई, इसके अंदर इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके अंदर एक तो लंबाई आ रही है और एक ऊंचाई आ रही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, AC हो गया। ऐसे इसके पीछे वाली जो सतह है उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, AC होगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, साइड में BC है, और इस तरफ भी एक जो इसके पीछे दबी हुई है उसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, BC हो गया। और जो ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो है हमारे पास में एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है,
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए बी हो गया, और इससे नीचे जो फर्श है उसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, ए बी हो गया। तो 2 बार ए बी आया है, 2 बार बी सी आया है, 2 बार ए सी आया है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जिसे हम बोल रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसे ही कहेंगे कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 बार किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा, जहाँ पर ए बी सी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। अच्छा, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो 4 दीवार के लिए एक तो ऊपर वाली छत हटा दें, एक नीचे वाला फर्श हटा दें। तो ऊपर वाली छत का क्षेत्रफल कितना है, ए बी, और नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल भी कितना है, ए बी है। तो यहाँ पर जो है 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो अपने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 बार, इस ए बी को हमने माइनस कर दिया तो बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो इस सी को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 2b प्लस सी इंटू सी, जिसे हम बोल रहे हैं 2b प्लस सी। ये क्या है, ये परिमाप का सूत्र है। देखिए आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई हो रहा है, और ये जो सी है ये क्या हो गया, ये जो बी और बी प्लस सी जो अपने को मिल रहा है, ए बी हटाने के बाद में आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, एक नया सूत्र यहाँ से अपने को मिल जाता है। और आयतन की बात करें हम, आयतन मतलब किसी भी ठोस में जो है कितना मटेरियल लगा हुआ उसको बनाने में, ठीक है, तो वो उसका आयतन कहलाता है। और धारिता क्या होता है, धारिता की हम बात करते हैं, धारिता भी हम आयतन से समतुल्य तुलना करते हैं, लेकिन धारिता जो होती है वो किसी बर्तन के अंदर कितना तरल पदार्थ आ सकता है उसकी धारण करने की क्षमता के बारे में बात करते हैं। कितना तरल पदार्थ वो धारण कर सकता है बर्तन, वो उसका धारिता कहलाती है। और वो जो ठोस है उसको बनाने में कितना तरल पदार्थ लगा, कितना मटेरियल लगा, उसको हम कहेंगे उस ठोस का आयतन। तो जो घनाभ का जो आयतन होता है वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बराबर, अर्थात ए बी सी अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली आकृति के ऊपर आते हैं। इसकी सभी फलकें कैसी होती है, देखिए वर्गाकार होती हैं। ठीक है, और ये वर्गाकार है इसलिए हम इसको आकृति को नाम देते हैं घन। ठीक है, और फलकों की संख्या इसके अंदर भी कितनी होगी, 6 ही होगी, लेकिन 6 फलकें कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। कोरे भी इसके अंदर 12 होगी, शीर्ष भी जो उसके बराबर रहेंगे, 8 शीर्ष इसके अंदर भी रहेंगे। लेकिन विकर्ण की लंबाई की हम बात करें, यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब इसके अंदर ए बराबर बी बराबर सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए, ऐसा घनाभ जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए उसे हम घन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √a² और a² कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, a² तो बाहर आ गया, रूट में से तो a मिल गया, और अंदर कितना बचेगा, √3 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर a b b c c तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से a² मिला, यहाँ से भी a² मिला, और यहाँ से भी a² मिलेगा। तो अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स a² हो जाएगा, और 3 दूनी 6a² जो है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हम जो है 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो 4 दीवार, एक तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मिल रहा है a गुणित a², और नीचे वाले का भी a², सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल a² है, तो 2 हटा दी हमने, तो 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल में से बोलते हैं, तो ये कितना मिलता है, 4a² के बराबर मिलता है। और आयतन यहाँ पर ए बी सी तीनों को बराबर कर दें, यहाँ पे भी ए और ए, तो कितना मिल जाएगा, घन का आयतन जो है किसके बराबर हो जाएगा, a³ के बराबर अपने को मिल जाएगा। देखिए एक सूत्र इसके अंदर, और ये जो है समतल में आकृति है, इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से किसी भी परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये हो गया हमारी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो जिसे हम बोले वृत्त का केंद्र कह रहे हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब हम यहाँ से किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें और इसकी बाउंड्री पर घूमते हुए वापस कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, और
सबसे पहले हम बात करें परिधि और व्यास का जो अनुपात रहता है हमेशा किसके बराबर रहता है, पाई के बराबर रहता है। ये बताया था, जिससे हमने पाई का मान कैलकुलेट किया था भारत के अंदर, परिधि और व्यास। ठीक है, और व्यास जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 गुणित त्रिज्या के बराबर होता है। जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो हमें परिधि का सूत्र मिलेगा 2 गुणित त्रिज्या और पाई, अर्थात 2 पाई आर जो है ये क्या मिल जाएगा, परिधि मिल जाएगा। ठीक है, परिधि को व्यास गुना पाई के बराबर भी हम लिख सकते हैं, एक नया सूत्र भी अपने को मिल जाएगा। व्यास को हम डायमीटर डी से दर्शाते हैं, तो पाई गुना डी भी जो है ये भी क्या होता है, परिधि का सूत्र होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात ये किसी तल में कितना स्थान घेरता है, तो वो उसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब वृत्त की हम बराबर बराबर बहुत सारे टुकड़े हम कर देते हैं, तो जब इन चक्तियों को हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स को अगर मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एक आयत की आकृति जो बनती है, मतलब ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर अपने को जो है प्राप्त होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई पाई आर और इंटू आर के बराबर अपने को प्राप्त होगा। देखेंगे हमें सूत्र को भी। इसके चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी अध्याय 12 करके जो है अपने को मिलेंगे। चाप की लंबाई मतलब चाप किसे बोलेंगे हम, वृत्त के परिधि पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वक्रीय रेखा को हम चाप कहते हैं। चूड़ी का टूटा हुआ हिस्सा वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और इसकी लंबाई निकालनी है अपने को, तो चाप कहाँ से निकलेगा, परिधि में से, और इसमें भाग लगाएंगे हम कितने का, 360 का नहीं लगाएंगे, 360 के लगाएंगे, और कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के 180 आ जाता है, पाई आर थीटा बटे 180 आता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कितनी भी 2 त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। ये एक लघु त्रिज्यखंड होगा, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। लघु त्रिज्यखंड में ये वाला कोण लेंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड में हम बाहर वाला कोण जो भी लेंगे वो जितना ही बनेगा वो कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर 360 गुना थीटा हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब जो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और आते हैं अगले चित्र के ऊपर कि बेलन के समान आकृति, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, और सिलेंडर के जैसे आकृति होती है, गैस का सिलेंडर हुआ, बेलन हुआ, कोई ड्रम हुआ, तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, और बेलन का आधार देखिए, दोनों आधार जो हैं, 2 तरफ इसके ढक्कन लगे हुए हैं ड्रम के, तो दोनों कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं बेलन का आधार किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर हो गया। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र ज्ञात करने के लिए जब हम इस वक्र पृष्ठ अर्थात इसको जो गोलाई वाली आकृति जो है इसकी, उसको बनाने में कितना शीट लगी हुई है हमारी, तो जब हम इस शीट को एक कागज़ से नापते हैं तो एक इसके बराबर आता है, एक आयत के बराबर अपने को मिलता है। और आयत जब हम इसको यहाँ से खोल देंगे तो ये वाला जो एरिया था वो कितना है, 2 पाई आर, ये क्या हो जाती है, इसकी लंबाई हो जाएगी, और h जो उसकी चौड़ाई हो जाती थी, तो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई 2 पाई आर गुना h, 2 पाई आर एच, वो मिलता है, बेलन का वक्र पृष्ठ अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ के अंदर हम 2 वृत्त और जोड़ दें, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 2 पाई आर एच के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे हैं। यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो h प्लस आर, ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को मिल जाता है। और बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल के अंदर क्या मिल गया अपने को, वक्र पृष्ठ जो था उसके अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऊंचाई का और गुणा कर दें, ऊंचाई का गुणा कर दे तो अपने को आयतन मिल जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी प्लेटें रख दें और किस ऊंचाई तक रख दें, ये जो इसकी ऊंचाई जिसकी हम बात कर रहे हैं ये h है,
तो ये पाई आर स्क्वायर जैसी चकतियाँ जो है एच ऊंचाई तक रखी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के अंदर हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो ये इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा अपने को पाई आर स्क्वायर एच। आते हम इस आकृति के ऊपर। देखिए हमने बहुत बार आइसक्रीम का कोन जोकर की टोपी से हम क्या बोलते हैं, शंकु कहते हैं। शंकु का जो आधार है यहाँ पर ये भी वृत्ताकार होता है। ये आधार की त्रिज्या हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, और इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और शंकु का निर्माण कब होता है, जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी एक भुजा को स्थिर रख करके इसके चारों ओर परितः घुमाते हम, तो क्या बन जाता है, एक शंकु का निर्माण हो जाता है। तो ठोस आकृति बनेगी हमारी और शंकु बनेगा। और शंकु का जो आधार है ये भी वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर हो गया। एक फार्मूला और याद रखिए, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसका, वक्र पृष्ठ मतलब इसको बनाने में कितनी शीट अपने को लगेगी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आता है ये 1/3 पाई आर एल के बराबर आता है, ठीक है। कैसे आएगा ये भी हम देखेंगे किसी वीडियो के अंदर। और संपूर्ण पृष्ठ के अंदर, देखिए वक्र पृष्ठ के अंदर अगर हम ये ढक्कन इसका बंद कर देते हैं तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि 1/3 पाई आर एल में हम जोड़ दें पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ओह, यहाँ 1/3 नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ इसका जो 1/3 जो आएगा वो आयतन के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वो सिर्फ पाई आर एल होगा, और पाई आर एल के अंदर हमने पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा एल प्लस आर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। और आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। वो 1/3 यहाँ लगेगा। 1/3 जो होता है आयतन का, किसके आयतन का, बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 का गुणा करा देंगे तो शंकु का आयतन मिल जाएगा। मतलब अगर समान आधार वाले और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन को हम लेते हैं तो हम 3 शंकु भर करके इस बेलन में डालेंगे, तो तभी जो है इन दोनों का आयतन जो है, ये जो बेलन है वो पूरा भराएगा। कितने शंकु से, 3 शंकु से भराएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। जो आकृति है ये अपने को जो है किस टाइप से मिल रही है, एक गोलाकार मिल रही है, लड्डू नुमा आकृति, जिसे हम अमरूद बोल सकते हैं या लड्डू बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका केंद्र होता है, कहाँ पर होगा, इसके अंदर स्थित होता है, और केंद्र से इसकी सतह पर जितने भी बिंदु हैं उन सबको मिलाने वाले जो होते हैं उसको हम इसकी त्रिज्या कहते हैं। आर से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। आकृति का नाम हो जाएगा, गोला हो जाएगा, त्रिविमीय आकृति है। इसका जो आधार है वो तो अपने को मिलेगा नहीं, ठीक है। वक्र पृष्ठ भी नहीं मिलेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ जरूर मिल जाएगा। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर होता है, ठीक है। और आयतन जो होगा इसका वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। अब ये जो है गोले को हमने आधा कर दिया, अमरूद को हमने क्या कर दिया, काट दिया, आधा आधा कर दिया एक किसी चाकू से, तो क्या बन गया, अर्धगोला बन गया। और अर्धगोले का जो आधार होता है, देखिए जब हमारे पास में ये गोला था तो इस टाइप से हमने इसको काटा तो एक सतह ऊपर हो गई, और ये इसका जो क्षेत्रफल आ रहा था हमारे पास में, इसका कितना आ रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो हिस्सा है इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है।
तो वक्र पृष्ठ जो है किसका हो जाएगा हमारे पास में, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठ यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ में लिख देते 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठ जिसे हम बोल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसका, अर्धगोले का, तो 2πr² और इस ऊपर वाले सतह पे भी एक वृत्त मिलेगा अपने को, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा πr²। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण पृष्ठ जो अर्धगोले का वो होगा 3πr² के बराबर होता है। और आयतन जो होगा, जो कि आधा है तो बेलन के आयतन का आधा, तो 2/3 πr³ के बराबर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब जो है अपने पास में जो बन रहा है गोली कोष बन रहा है। गोली कोष हम इसको बोलते हैं, चकती भी इसको कभी कभी जो है बोला जाता है। रिंग जैसी आकृति होती है। ठीक है, जो हम खेलते हैं रबर वाली रिंग भी होती है, उसमें आयतन की हम बात करें इसके अंदर, तो ये कितना मटेरियल यहाँ पर इसको बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, बीच में से ये भाग तो हमारा खोखला होता है, ये इसका यहाँ पर कई केंद्र होता है। ठीक है, बाहर वाली त्रिज्या को हम R1 बोल देते हैं, अंदर वाली त्रिज्या को हम बोल देते हैं R2। तो इसका आयतन जो है, जो कि गोला है, तो 4/3 पाई, और R1³ बड़े में से छोटी त्रिज्या को हम घटा लेंगे, R2³ के बराबर इसका गोली कोष का आयतन होता है। देखिए ये सारे सूत्र जो हैं इस एक पेज पर हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल कोई सूत्र हमारा जो है रॉन्ग नहीं होगा। और पूरे अध्याय की हम बात करें तो सूत्र ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सूत्र याद है तो आपका क्वेश्चन जो है 4 नंबर का वो पूरी तरीके से सही आप कर सकते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। बिल्कुल ठीक है, हमने लिखा था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², तो क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। ठीक है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3, दोनों सत्य कथन। बाकी के सूत्र जो हैं ये सारे हमने अभी आपको समझा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठ दोनों एक ही बार है ना। यहाँ पर जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखें या अर्धगोले का पृष्ठ लिखें, दोनों कितना आएगा 2πr² के बराबर ही अपने को मिलेगा। बेलन, शंकु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे इस बार कोर्स में आने वाले हैं, उन सब के सूत्र आपको जो है कम से कम सारे सूत्र अच्छे से याद हो जाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे हम, जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। प्री बोर्ड में भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो इस क्वेश्चन बैंक में से ही पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस प्रश्न बैंक में ही हम आपको इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और सकता है वार्षिक परीक्षा के अंदर भी सारे प्रश्न आपको जो है प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएँ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।